बोरियालिस इम्पैक्ट के 10 मिलियन ईयर्स बाद मार्स इतना ठंडा हो गया होगा कि इसकी सरफेस फिर से सॉलिड बन जाए। इस प्लैनेट पर लाइफ के लिए जरूरी करीब करीब सारी चीजें रही होंगी, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। मार्स की सरफेस सूखी और बिना पानी वाली थी, तो यहां लाइफ की शुरुआत नहीं हो सकती थी। मार्शियंस की दूसरी जनरेशन का पैदा होना मुश्किल था। जहां तक हमें मालूम है, लाइफ के लिए पानी एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। ईयर 2004 नासा का अपॉर्चुनिटी रोवर मार्स पर लैंड करता है। इसके मिशन का एक हिस्सा यह ढूंढना भी था कि क्या बोरियालिस इम्पैक्ट के बाद मार्स पर फिर से पानी नजर आया था। जल्दी ही अपॉर्चुनिटी को एक फॉसिलाइज्ड सैंड ड्यून की सरफेस पर एक अजीब सी चीज दिखाई पड़ी। ये थे अजीब और गोल मेटेलिक रॉक्स। इन रॉक्स को कहा जाता है ब्लूबेरीज, और ये जेनी रेडेबा जैसे प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फाइंड है, क्योंकि फॉसिलाइज्ड सैंड ड्यून्स अर्थ पर भी मौजूद हैं और यूटा के ड्यून्स में भी बहुत सारी ब्लूबेरीज नजर आती हैं। ये बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि हमने मार्स पर बिल्कुल ऐसी ही चीज देखी है। ब्लूबेरीज आयरन ऑक्साइड के नोड्यूल्स हैं जो जमीन में गहराई पर बनते हैं। ऐसे ही आयरन नोड्यूल्स का मार्स पर बनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोरियालिस इम्पैक्ट की वजह से प्लैनेट के पिघलने के बाद बने होंगे, और ये बनते हैं पानी से। ऐसी छोटी छोटी ब्लूबेरीज के बनने के लिए जरूरी है कि सैंड ड्यून्स में से बहुत सारा पानी बहता हुआ नीचे आए, और तब ये हर सैंड ग्रेन के आसपास मौजूद आयरन ऑक्साइड्स को भी अपने साथ ले आता है। इस छोटी सी बॉल में भी करीब 1 आउंस आयरन तो होगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, और ऐसी किसी ब्लूबेरी में 1 आउंस आयरन तभी समा सकता है जब उसे 1000 गैलन पानी मिले। ब्लूबेरीज सैंडस्टोन में काफी गहराई पर बनते हैं, लेकिन हजारों साल के दौरान विंड इरोजन की वजह से सॉफ्ट रॉक तो घिस जाती है, सिर्फ ब्लूबेरीज बची रहती हैं। अगर हम ब्लूबेरीज के इस ढेर के एज तक जाएं, तो हमें वो प्रोसेस नजर आएगा जिसके जरिए ये चट्टान से बाहर निकलती हैं। आप देख सकते हैं इन ब्लूबेरीज के अंदर क्या है, फॉसिल सैंडस्टोन की लेयर्स। हवा इस डायरेक्शन में बह रही है सतह पर नीचे की तरफ, और ये सॉफ्ट सैंडस्टोन्स में से निकलकर बाहर आ रही है। देखिए यहाँ नजर आ रही हैं ये डेंस आयरन नोड्यूल्स, और रॉक से बाहर आने पर ये पहाड़ी के नीचे लुढ़क कर यहाँ लेयर्स के बीच में इकट्ठा हो रही हैं। हम जानते हैं कि मार्स पर भी हमें ऐसी ही कंडीशंस मिली हैं। यहाँ फॉसिल सैंड ड्यून लेयर्स हैं, यहाँ की सरफेस पर ब्लूबेरीज बिखरी पड़ी हैं, तो हम जानते हैं कि जो यहाँ हुआ है वैसा ही मार्स पर भी जरूर हुआ होगा। रॉक की सतह पर बहते पानी ने आयरन इकट्ठा किया होगा, और वहाँ तेज हवाएं भी चल रही होंगी जिनसे फॉसिल सैंड ड्यून्स घिसे होंगे। मार्स की सरफेस पर ब्लूबेरीज तभी बन सकती थीं जब इस रेड प्लैनेट पर पानी होता, और इस कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट के बाद इसे इसका एटमॉस्फेयर वापस मिल गया होता। सरफेस पर लिक्विड वाटर होने की वजह से लाइफ के लिए जरूरी सभी चीजें एक बार फिर मिली होंगी, ताकि मार्शियंस की एक दूसरी जनरेशन पैदा हो सके। वैली से थोड़ा ऊपर, फॉसिलाइज्ड ड्यून्स से थोड़ा आगे एक और जियोलॉजिकल फीचर है जो मार्स पर भी मिलता है, और इससे पता चल सकता है कि बोरियालिस इम्पैक्ट के बाद कितना पानी फिर से रेड प्लैनेट की सरफेस पर लौटा होगा। ये स्पेस बहुत नैरो है, पर है कमाल की। आप देख सकते हैं कि ये वॉल्स कितनी सीधी और वर्टिकल भी हैं। किसी स्लॉट कैनियन को एक्सपीरियंस करने का यही तरीका है। इस तरह की स्लॉट कैनियंस की शुरुआत अर्थ की सरफेस में छोटी क्रैक से होती है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट करती हैं, तो रॉक में जबरदस्त प्रेशर डेवलप होता है, और फिर ये 2 हिस्सों में बंट जाती है। ये यहाँ और भी गहरी है। ऊपर वाले हिस्से में तो ये क्रैक और भी नैरो है। एक हिस्से से लेकर दूसरे तक ये वॉल बिल्कुल सीधी है। ये वाकई ब्यूटीफुल है। टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से सरफेस में छोटे क्रैक्स आ सकते हैं, लेकिन इन क्रैक्स को वाइड डीप कैनियंस में बदलने के लिए किसी और चीज की जरूरत पड़ती है। वहाँ पीछे जो जगह थी वो काफी नैरो थी, पर यहाँ कैनियन के निचले हिस्से में जगह काफी चौड़ी नजर आ रही है।
अब यहाँ सिर्फ टेक्टोनिक एक्टिविटी ही इस क्रैक को और चौड़ा करने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती। किसी और चीज की जरूरत पड़ी होगी और शायद वो है पानी। इस जगह से काफी ज्यादा पानी बहा होगा जो अपने साथ रेत और ग्रेवल को ले आया होगा और उसी से ये सैंडस्टोन तराशा गया है। ये जो स्वूपिंग पैटर्न्स हैं, जो गड्ढे दिख रहे हैं, इन सब को बहते पानी ने बनाया है। स्लॉट कैनियंस फिलहाल सूखी हैं, लेकिन फ्लैश फ्लड्स अक्सर इस एरिया को अपना शिकार बनाती रहती हैं। ऐसा होने पर तेज बहाव वाला पानी कैनियन से होकर बहते हुए इन्हें और ज्यादा चौड़ी और गहरी बनाता है, यानी ऐसी स्लॉट कैनियंस जो आज हमें दिखती हैं। साइंटिस्ट ने मार्स पर भी ऐसी ही कैनियंस देखी हैं, जो इस बात के एविडेंस हैं कि 4 बिलियन ईयर्स से भी पहले बोरियालिस इंपैक्ट के बाद इस प्लेनेट पर खूब पानी मौजूद था। लेकिन ये पानी आया कहां से? शायद ये इस प्लैनेट में ही मौजूद रहा हो। पानी काफी वॉल्यूम में मिलता है। हम जानते हैं कि अर्थ के मैंटल में काफी गहराई पर पानी मौजूद है, तो ये भी हो सकता है कि मार्स पर पानी बेशक गहराई में रहा हो और इस कैटास्ट्रॉफी के बाद भी ये बाहर आ गया होगा। अर्थ पर भी साइंटिस्ट अर्थक्वेक की साइज्मिक वेव्स का इस्तेमाल जमीन के नीचे गहराई पर मिनरल्स में दबे हुए पानी का पता लगाने के लिए करते रहे हैं। ऐसा ही कोई वाटर सोर्स शायद इंपैक्ट के बाद वाले मार्स में हंड्रेड्स ऑफ माइल्स की गहराई पर छिपा रहा हो और वोल्केनोज शायद इस पानी को फिर से सरफेस पर लाए हो। पानी प्लैनेट की सरफेस के नीचे से ऊपर तक जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के जरिए भी पहुंच सकता है। इनमें वोल्केनोज भी शामिल हैं। अर्थ पर वोल्केनोज बहुत सी गैसेस को बाहर निकालते रहते हैं, जिनमें वाटर वेपर भी शामिल है। और हमने मार्स पर भी वोल्केनोज देखे हैं। मार्स पर सोलर सिस्टम के सबसे बड़े वोल्केनोज मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ा है ओलंपस मॉन्स, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 टाइम्स ज्यादा ऊंचा है। 4.49 बिलियन ईयर्स पहले वोल्केनोज ने एटमॉस्फेयर में लावा उगलना शुरू किया और फिर पानी भी। इससे खतरनाक रेन स्टॉर्म्स आए, जिनसे मार्स की सरफेस भर गई। हजारों लाखों साल के दौरान मार्स पानी वाली एक दुनिया बन गया। एक बार फिर यहाँ मार्शियंस की दूसरी जनरेशन के पैदा होने के लिए एकदम सही कंडीशंस बन गईं। आपको लगेगा कि जिस तरह मार्स पर एक मैसिव कोलिजन हुआ, उसके बाद तो लाइफ का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। हो सकता है कि एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट के बाद मार्स पर लाइफ का एक नया साइकिल शुरू हो गया हो। थियरी के मुताबिक 4 बिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम में 2 प्लैनेट्स पर लाइफ मौजूद थी। क्योंकि 140 मिलियन माइल्स दूर अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हुई ही थी, और अर्थ क्योंकि एक स्टेबल प्लैनेट था, इसलिए एक दिन यहाँ हम जैसे इंसान इवॉल्व होने वाले थे। लेकिन मार्स की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर से मिले एविडेंस बताते हैं कि वहां एक आइसी एपोकलिप्स का हमला होने वाला था। मार्स की दूसरी जनरेशन के लिए सर्दियां शुरू होने को थी। हजारों साल से इंसान ये सोचकर हैरान होते आए हैं कि क्या मार्स पर लाइफ थी। लेकिन 1960s से रेड प्लैनेट की हमारी समझ बढ़ी है, क्योंकि प्रोब्स और लैंडर्स की एक रोबोट आर्मी एक बिल्कुल नए ढंग से यहाँ के सरफेस को एक्सप्लोर कर रही है। मार्स हर मामले में एक सुपर प्लैनेट है, और ये रेड प्लैनेट होने या मार्शियंस की वजह से ऐसा नहीं है। असल में मार्स ही अकेला ऐसा प्लैनेट है जिस पर सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स ही मौजूद हैं। हमने वहाँ कई टूल्स पहुँचाए हैं। इस वक्त वहाँ कार के साइज का न्यूक्लियर पावर्ड लेजर शूटिंग हाईली डेवलप्ड रोबोट मौजूद है। रोबोट्स लाइफ की निशानियां तो ढूंढते ही हैं, साथ ही ये ऐसे पावरफुल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो साइंटिस्ट्स को बताते हैं कि मार्स कितना हैबिटेबल है और पास्ट में ये कैसा था। इस प्लैनेट के चारों तरफ हमारे कई ऑर्बिटर्स हैं, प्लैनेट पर कई लैंडर्स भी हैं, और इनकी वजह से ही हम मार्स को टॉप टू बॉटम कैटेगराइज कर पा रहे हैं।
पहले ये कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं थी और सोलर सिस्टम के किसी भी दूसरे प्लैनेट पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इनमें हमारी अर्थ भी शामिल है। रोबोट आर्मी की वजह से साइंटिस्ट सोलर सिस्टम के इन 2 प्लैनेट्स की लाइफ हिस्ट्री की एक टाइमलाइन बना रहे हैं।